दोस्तों, मुझे एक सरल और समयबद्ध तरीके से और मेरे मॉडल के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा, पदार्थ और उसके द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्तियों के सार को उजागर करने की अनुमति दें। एक डॉट ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड को भरती और घेरती है, सभी दिशाओं और इंद्रियों में बल की सीधी रेखाओं के रूप में स्वयं को प्रकट करती है। यह जड़ता की शक्तियों द्वारा उत्पन्न सीधी रेखीय गति की क्रिया द्वारा सत्यापित की जा सकती है। दो डॉट, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बल की रेखाएं अंतरिक्ष में एक बिंदु, जो कि गुरुत्वाकर्षण है, पर संकेंद्रित रूप से कार्य करती हैं, तो वे मिलते हैं, पिघलते हैं, जुड़ते हैं और संघनित पदार्थ बनाते हैं, और इसका द्रव्यमान निर्मित और संचित पदार्थ की मात्रा के अनुसार होता है। तीन डॉट, पदार्थ और द्रव्यमान के नाभिक के निर्माण के इन मामलों में और एक बार बल की रेखाएं केंद्रीय नाभिक से गुजरती हैं, वे विस्तार करते हैं और ऊर्जा और पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र के विस्तार और पुनर्वितरण की रेखाओं और क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, नाभिक घूमता है। यह सकारात्मक चुंबकीय कक्षाओं का निर्माण और संरचना करता है, जो कक्षीय प्रणालियों को पकड़ते और बनाते हैं। इसके चारों ओर कक्षाओं के साथ नाभिक। चार डॉट, हालांकि जैसे जैसे कक्षीय प्रणालियां बड़ी और संकुचित होती जाती हैं, एक समय आता है जब दबाव और ऊर्जा घनत्व स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड द्वारा अनुमत से अधिक हो जाता है, और फिर ये प्रणालियां फट जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ छोटे होते हैं और बड़ी मात्रा में उत्सर्जन के साथ ऊर्जा और छोटे कण। इस रेखाचित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपनी संकेंद्रित क्रिया में और गुरुत्वाकर्षण के रूप में कार्य करती है, पदार्थ और द्रव्यमान में संघनित और जुड़ती है, और कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वही रेखाएं नाभिक को पार करके चुंबकीय शक्तियों के क्षेत्र और रेखाएं बन जाती हैं, जो केंद्रीय नाभिक के चारों ओर ऑर्बिटल्स बनाएं और पुनर्वितरित करें। इसलिए पदार्थ का संचय जितना अधिक होता है, गुरुत्वाकर्षण क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और कक्षीय प्रणालियों को बनाने और बनाने के लिए अधिक चुंबकीय क्षमता। अंत में, यदि नाभिक की ऊर्जा का दबाव और इसके परिणामस्वरूप चुंबकीय क्षमता कुछ सीमा से अधिक हो जाती है, तो कक्षीय प्रणाली फट जाती है और अन्य छोटी कक्षीय प्रणाली बन जाती है, और ऊर्जा घनत्व के स्तर के भीतर पूरे ब्रह्मांड की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित रेखांकन दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण, जो प्रवेश करता है और नाभिक के आंतरिक भाग की ओर कार्य करता है, इसे समेटता है, और चुंबकीय बल, जो इस नाभिक को छोड़ने के बाद गुजरता है और फैलता है, जैसे विरोधी बलों की जोड़ी ब्रह्मांड की सभी कक्षीय प्रणालियों का निर्माण करती है। परमाणु नाभिक उनके इलेक्ट्रॉनों के साथ, इलेक्ट्रॉन लेप्टान अपने न्यूट्रिनो के साथ, सितारे अपने ग्रहों के साथ, ग्रह अपने चंद्रमाओं के साथ, आकाशगंगाओं में घूमते तारों के समूह, एक दूसरे पर घूमते हुए क्षुद्रग्रहों के जोड़े, तारकीय धूल के भंवर जब वे प्रोटोग्रह आदि बना रहे होते हैं। अर्थात ब्रह्मांड भर में दो विरोधी बल, गुरुत्वाकर्षण चुंबकीय बल, अपने उचित संतुलन के लिए कक्षीय प्रणाली, उनके चारों ओर कक्षाओं के साथ नाभिक बनाते हैं, एक पर्याप्त वितरण और ऊर्जा घनत्व दा प्राप्त करते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के समान है। द इज इक्वल टू सिस्टम का द्रव्यमान बटा सिस्टम का आयतन। जैसा कि हमने कहा है, प्रारंभ में ये बल एक दूसरे के सीधे आनुपातिक होते हैं, क्योंकि वे एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं जो एक अलग और विपरीत दिशा में कार्य करती हैं। हालांकि और घूर्णन करते समय सिस्टम के संपीड़न के कारण और उनके अतिरिक्त घनत्व, दबाव और ऊर्जा के कारण चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बलों पर जीत हासिल करते हैं, और अतिरिक्त ऊर्जा घनत्व के कारण नाभिक या सिस्टम फट जाता है। यह बड़े सिस्टम जैसे प्लस यूरेनियम परमाणु या बड़े सुपरनोवा में होता है।
अब मुझे बहुत ही सरल तरीके से समझाने की अनुमति दें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पदार्थ और उसके द्रव्यमान को कैसे संश्लेषित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के पहले बिंदु या सैद्धांतिक गुरुत्व। सभी पदार्थ ब्रह्मांडीय ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण के बिंदुओं के लगभग अनंत बिंदुओं के संचय द्वारा निर्मित होते हैं। मान लीजिए अंतरिक्ष में एक बिंदु P। इस तथ्य के कारण कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक विशाल तरल पदार्थ के रूप में पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर रही है, अंतरिक्ष में सभी बाहरी दिशाओं से केंद्रित रूप से ऊर्जा की लगभग अनंत रेखाएं इस बिंदु P पर पहुंचेंगी, जिसके साथ एक त्रिआयामी और संकेंद्रित ऊर्जा बिंदु का निर्माण होगा, जो अपनी ओर सीधी ऊर्जा रेखाओं से घिरा होने के कारण यह बिंदु समान गुणों वाले कई अन्य लोगों को आकर्षित कर सकता है। इस प्रकार संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिंदुओं या किसी के भौतिक कणों का समूह बनता है। आकार और आयाम: छोटे कण, मध्यम, बड़े कण, भौतिक नाभिक, बड़े नाभिक आदि, जिसमें हमारे सूर्य जैसे बड़े भौतिक नाभिक शामिल हैं। अर्थात ब्रह्मांड में सभी कण, कणों के समूह और पदार्थ के नाभिक संघनित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कई बिंदुओं से बने हैं। और अगर हम चाहें तो संघनित ऊर्जा के इन छोटे छोटे बिंदुओं या पदार्थ को गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं, हालांकि इनका वास्तविक आकार इतना छोटा और हमसे इतना दूर है कि हम शायद ही इनकी कल्पना कर सकें। इस रेखाचित्र में हम देखते हैं कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सभी संकेंद्रित रेखाएं जो अंतरिक्ष P में एक निश्चित बिंदु तक जाती हैं, जैसे जैसे वे करीब आती हैं और एक दूसरे के साथ मिश्रित होती हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा या गुरुत्वाकर्षण का बिंदु केंद्रित और संघनित होती हैं। और क्योंकि बल की रेखाएं संकेंद्रित होती हैं, उनमें एक दूसरे को आकर्षित करने और संघनित ऊर्जा के बिंदुओं या पदार्थ के बिंदुओं के समूह बनाने का गुण होता है। एस्ट्रिस्क हम यह भी देखते हैं कि एक नाभिक में ऊर्जा बिंदुओं की सांद्रता इसके चारों ओर एक निर्वात बनाती है, जो भविष्य में बनने वाली कक्षीय प्रणाली के आयामों को चिह्नित करेगी यदि चुंबकीय क्षमता की आवश्यकता होती है। ताराग्रह, ग्रहचंद्रमा, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि। इस चित्र में हम लौकिक स्तरों का विश्लेषण करते हैं। लौकिक स्तर: कॉस्मोस को आयामी ब्रह्मांडीय स्तरों में संरचित किया गया है, इस तरह से कि एक स्तर की कई इकाइयों के योग और संरचना को उच्च स्तर की इकाइयों की संरचना और रचना की जा सकती है। उदाहरण के लिए परमाणुओं का योग उच्च स्तर की एक समतुल्य इकाई बनाता है, जो तारे हैं। इसके अलावा सभी स्तरों को समान तरीके से और समान तत्वों, बलों, आकार और संरचना के साथ संरचित किया जाता है। इसलिए कण, तत्व, बल, भौतिक नियम आदि सभी स्तरों पर समान हैं। एक स्तर और ऊपरी एक के बीच संभावित कण लगभग अनंत हैं, लगभग 10 से 60 की शक्ति, क्योंकि यह अगले स्तर को बनाने के लिए आवश्यक स्तर की इकाइयों की अनुमानित संख्या है। हालांकि हम इन कणों के कार्यात्मक गुणों के आधार पर स्तरों के बीच मध्यवर्ती कणों के आयामों के अनुसार समूह या श्रेणियां बना सकते हैं। ड्राइंग में कणों के इन समूहों को कैसे वितरित किया जा सकता है, इसका एक संकेत दिया गया है। एक डॉट उपपरमाणु स्तर पर हमारे पास होगा। उपपरमाणु लगभग 10 से घटाकर 80 ग्राम। उपअणु कई उपपरमाणुओं द्वारा गठित। उपकण पहले से ही उपपरमाणुओं के महत्वपूर्ण संचय से बनते हैं। न्यूट्रिनो बड़ी संख्या में उपपरमाणुओं द्वारा गठित और पहले से ही महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्रों के साथ कक्षीय प्रणाली बनाने के करीब। इलेक्ट्रॉन, लेप्टान उपपरमाणुओं का बड़ा संचय, महत्वपूर्ण चुंबकीय क्षेत्रों के साथ जो न्यूट्रिनो को पकड़ने और कक्षीय प्रणाली बनाने में सक्षम हैं। और अंत में परमाणु उपपरमाणुओं के एक बड़े संचय के रूप में 10 के क्रम में 57 तक बढ़े हुए एक महान चुंबकीय क्षमता के साथ,
बहुत सख्त सकारात्मक कक्षाओं को बनाने में सक्षम और कक्षीय बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों लेप्टान को कैप्चर करने में सक्षम प्रणाली आंतरिक ऊर्जा घनत्व के संदर्भ में अच्छी तरह से परिभाषित और संरचित है। 2. अतिपरमाणु स्तर पर हमारे पास होगा। पहले से ही हमारे अवलोकन के स्तर पर होने के लिए जाना जाता है। परमाणु, अणु, कण, छोटे छोटे, मध्यम, बड़े, छोटे और बड़े उल्कापिंड, छोटे और बड़े चंद्रमा, ग्रह अपने चंद्रमाओं के साथ और अंत में तारे अपने ग्रहों के साथ। अर्थात उपपरमाणु स्तर पर जो होता है उसकी पुनरावृत्ति। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा है, बड़े ऑर्बिटल सिस्टम तब फट सकते हैं जब वे ब्रह्मांडीय द्रव द्वारा अनुमत ऊर्जा स्तर से अधिक हो जाते हैं। जब ऐसा होता है तो यह आम तौर पर पिछले वाले की तुलना में छोटे कक्षीय प्रणाली के निर्माण में परिणाम होता है और बड़ी संख्या में ऊर्जावान कणों, उच्च गति पर भौतिक कणों के उत्सर्जन के साथ होता है, और यह ब्रह्मांड के सभी स्तरों पर होता है। सुप्रापरमाणु, यूरेनियम जैसे बड़े परमाणुओं के विस्फोट के साथ, स्टार स्तर, सुपरनोवा के विस्फोट के साथ, सुपरस्टार्स का स्तर, सुपरस्टार्स के विस्फोट के साथ हमारे बिग बैंग के मामले में। इसलिए हमारा बिग बैंग केवल एक सुपरस्टार का विस्फोट या प्रतिक्रिया था जो सभी प्रकार और आकारों के सितारों के साथ साथ छोटे और बड़े कणों, तारकीय धूल आदि के एक बड़े संचय से बना था।